हेलो दोस्तों, वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं लोकेश अग्रवाल आप लोगों के लिए नेट जीआरएफ में जो कॉमर्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पेपर 2 जो कॉमर्स का है उसमें यूनिट सेकंड अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। As per this concept, business has distinct and separate entity from its owners. Therefore, business transactions are recorded in the books from the business point of view and not owners. तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जो बिजनेस है और उसका ऑनर है ये दोनों अलग अलग पहचान रखते हैं, दोनों का पृथक अस्तित्व है। जो अकाउंट्स बनाया जाता है, जो अकाउंट्स पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा नज़रिया जो है वो मालिक का नहीं होना चाहिए, उसका नज़रिया बिजनेस का होना चाहिए। कई लोग जब फर्स्ट जर्नल एंट्री पढ़ते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10,000, तो लोग कहते हैं हमने बिजनेस शुरू किया, हमने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए, बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो दोस्तों, जब आप ये लाइन बोलते हो कि हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो वहीं पे आप सबसे पहली गलती करते हो, वहीं पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत होता है। आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू को ही यही समझना होगा कि बिजनेस में पैसा आया है, मालिक के नज़रिए से नहीं सोचना। आप बिजनेस के नज़रिए से सोचेंगे तो पैसा आया हुआ नजर आएगा आपको कि मालिक से आपको पैसा मिला है, इसलिए कैश डेबिट होता है और कैपिटल को लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उसको क्रेडिट किया जाता है। सोचिए, अगर आप ये कहें कि मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है तो आपको क्या नजर आ रहा है? कैश आ रहा है या जा रहा है? अगर आप मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि पैसा आपके पास से जा रहा है, और अगर पैसा गया तो कैश क्रेडिट होना चाहिए ना। तो देख रहे हैं आप, इतने सालों से हो सकता है एक गलत कॉन्सेप्ट को अपने साथ में लेकर चल रहे हो। आप मालिक के नज़रिए से अगर सोचते हैं तो आपका कभी भी अकाउंटिंग करेक्ट नहीं हो सकता है। तुक्के जरूर फिट हो जाएंगे लेकिन सही नहीं होगा वो। तो आपको अगर समझना है कि अकाउंट्स को कैसे पढ़ना और लिखना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप बिजनेस हैं, एक नॉन लिविंग एंटिटी हैं। आपको बिजनेस के नज़रिए से सोचना होगा। जो भी ट्रांजेक्शन आप पढ़ते हैं आपको कभी भी मालिक के नज़रिए से नहीं सोचना। तो आइए एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनर ब्रिंग्स ₹1 lakh एज कैपिटल इन द बिजनेस, इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू ओनर। सिमिलरली, इफ द ओनर withdrew ₹5,000 from the business for पर्सनल यूज़ तो उसे ड्राइंग्स माना जाता है। ये ओनर्स की कैपिटल कम कर दी जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि मालिक जब भी हमें पैसा देता है तो इसका मतलब होता है हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, वो कभी भी हमसे पैसा मांग सकता है। तो ये बात किस पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आती है? ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से हम सीखते हैं कि अकाउंट्स बनाने के लिए हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा और बेहद खास कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आइए पढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट only those transactions and events are recorded in the books of accounts which can be expressed in terms of money. Hence, non-monetary transactions cannot be recorded in the books like appointment of manager, capabilities of human resources, एटसेट्रा। तो दोस्तों, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को अगर मैं देशी में कहूँ तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हर वो बात रिकॉर्ड होनी चाहिए जिसे पैसे में तोला जा सकता है, और हर वो बात ही नहीं, केवल वही बात रिकॉर्ड की जा सकती है जिसे पैसे में तोला जा सकता है। मनी मेजरमेंट, मुद्रा मापन संकल्पना, यानी हर वो चीज़ जिसे आप पैसे में, रुपीज़ में बता सकते हो, डॉलर्स में बता सकते हो, जिसे आप मनी में बता सकते हो, उसे ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो। नॉन मॉनेटरी चीज़ों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे आपने एक बहुत अच्छा मैनेजर अपॉइंट किया, आपने गूगल पिचॉय को अपॉइंट किया, तो आप इतने बड़े मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हैं, ये बात आपके अकाउंट्स में नज़र नहीं आएगी। वहाँ आप उसको जो सैलरी दे रहे हो उसकी जो अमाउंट है, रुपीज़ है, वही नज़र आ सकती है। आप कितनी अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहे हो, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बेच रहे हो, ये सब अकाउंट्स में नहीं नज़र आता। अकाउंट्स में ये नज़र आता है कि आपका टर्नओवर क्या है, रुपीज़ क्या है, वही आपको नज़र आता है। तो आइए पढ़ते हैं। अनदर एस्पेक्ट इज दैट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट टू बी कैप्ट नॉट इन फिजिकल यूनिट्स बट इन मॉनेटरी यूनिट्स। पता है, अकाउंट्स में कभी भी किलोग्राम, लीटर्स, पीसेस, ये सब रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मान लो मेरे पास ऐसा है कि फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 5 बिल्डिंग्स, 20 कार्स एंड 10 कंप्यूटर टेबल्स। इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्या मैं ऐसे कहूँगा मेरे पास टोटल आइटम है 35? क्या मैं ऐसे बोलूँगा 5 बिल्डिंग है मेरे पास, कार हैं 20? जी नहीं। अकाउंट्स में इनकी फिजिकल यूनिट्स रिकॉर्ड नहीं की जाती, इनकी मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। मान लीजिए 5 बिल्डिंग है, हर वैल्यू किसी की 2 करोड़ है, किसी की 3 करोड़ हो, तो टोटल वैल्यू जो 10 करोड़ वैल्यू है उनकी, वो रिकॉर्ड होगी, ना कि उनकी
क्वांटिटीज़ रिकॉर्ड होंगी। तो दोस्तों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का फाइनल क्या है कि आप अकाउंट्स में क्वांटिटीज़ पीसेस यानी कि फिजिकल यूनिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आप रुपीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, इसमें क्वालिटीज़ नहीं रिकॉर्ड होती है, इसमें अमाउंट रिकॉर्ड होती है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया, हम हर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम पैसे में बता सकते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आइए पढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट assumes that business shall continue to carry out its operations indefinitely and would not be liquidated in the foreseeable future. It provides the basis for showing the value of assets in the balance sheet. तो दोस्तों इसका मीनिंग ये हुआ कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चालू अवधि अवधारणा, हिंदी में शायद इसका यही नाम है, चालू अवधि अवधारणा। इस कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलते हैं, ये अज्यूम किया जाता है कि जो बिजनेस है ना ये लंबे समय तक चलता रहेगा, इनडेफिनेटली यानी अनंत काल तक चलता रहेगा, और एटलीस्ट कम से कम फोर्सिएबल फ्यूचर यानी जो फ्यूचर हम देख सकते हैं कि आने वाला समय जो है महीना 2 महीने 6 महीने तक उम्मीद तो नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंट्स के हर एक ट्रीटमेंट, हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ये सोच के की जाती है, ये मान के की जाती है कि कम से कम फ्यूचर में जल्दी से बिजनेस तो बंद नहीं होने वाला है। आइए इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। अ मशीन परचेज्ड फॉर ₹2 lakh and its estimated useful life is 10 years. The cost of machinery is spread on suitable basis over next 10 years for ascertaining the profit or loss of each year. The total cost of the machine is not treated as an expense in the year of purchase itself. दोस्तों मान लीजिए हमने एक नया बिजनेस स्टार्टअप चालू किया और उसके लिए हमने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह लेके आए, कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह लेके आए और टोटल 2 लाख रुपए खर्च हो गए। 2 लाख रुपए खर्च हो गए। तो क्या इस साल का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें से पूरे 2 लाख रुपए इसी साल माइनस कर दें? क्या वो पूरे 2 लाख रुपए इसी साल का खर्चा है? जी नहीं। हम ये कोई भी एसेट खरीदते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमें अपना बिजनेस लंबे समय के लिए चलाना है। तो इसी आधार पे हम क्या करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि जैसे वो कंप्यूटर्स 10 साल चलेंगे तो हम 10 साल के टुकड़ों में उस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। खैर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल देखें तो आप किसी भी कपड़े के शोरूम पे या किसी भी दुकान पे जाते हो तो और वहाँ पे फर्नीचर वगैरह लगा हुआ मिलता है। वहाँ से उस दुकानदार के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि वो क्या सोचता है कि उसे बिजनेस लंबा चलाना है। जरा चलिए किसी पतंग की दुकान पे किसी रंग की दुकान पे जो रंग का ठेला लगाते हैं होली के रंगों का, या फिर पटाखे का ठेला लगाते हैं, पटाखे का जो दुकान लगाते हैं, क्या आपने देखा है उनके पास बढ़िया सा शोरूम हो, बढ़िया फर्नीचर लगा रखा है? नहीं। उनके कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि ये बिजनेस को लंबा नहीं चलाने वाली है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप ये मान के अकाउंटिंग करते हैं, ये मान के बिजनेस करते हैं कि बिजनेस को फोर्सिबल फ्यूचर में तो बंद नहीं करने वाले हैं। दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कुछ हमारे पिछले कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ है। आइए पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसके बारे में। अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड to know the profits or loss of financial position of the business. Information is required by different users at regular intervals for decision making. For example, management requires information at regular interval to assess the performance and fund requirement. Therefore, they are prepared at regular interval, normally a period of 1 year. Financial year starts from 1st April and ends on 31st March of the next year. Period starting from 1st April to 30 ends on 30 June is known as first quarter of a financial year. तो दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखा अवधि अवधारणा, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जैसा हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि बिजनेस तो बहुत लंबा चलने वाला है और इतना लंबा इंतजार कौन करेगा बिजनेस के रिजल्ट्स जानने के लिए। तो दोस्तों हमने क्या किया कि बिजनेस के पीरियड को, बिजनेस की लाइफ को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि देखो बिजनेस के रिजल्ट हर कोई जानना चाहता है, कोई जल्दी कोई बात में। तो हमने क्या किया, एक अकाउंटिंग पीरियड बना दिया। अकाउंटिंग पीरियड को 1 साल रखा गया कि 1 साल के अकाउंट्स बनाइए और 1 साल के बाद आप अपने रिजल्ट्स निकाल के देखिए कि क्या रिजल्ट रहा।
रहेगा। कुछ लोग 1 साल से कम समय भी रख सकते हैं, जैसे कि 6 महीने या 3 महीने। उसके बाद भी क्वार्टरली और हाफ ईयरली के साथ भी आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। जनरली ये 1 साल का होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। जो लोग क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त सेकेंड, और इसी तरीके से साल में 4 बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने अकाउंट्स जो बनाते हैं उसको एक पीरियड के बाद क्लोज कीजिए, और वहाँ पे आप अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं कि इतने समय का आपने क्या कमाया, क्या लुटाया। तो अकाउंटिंग पीरियड समझ में आया। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है बेहद इंटरेस्टिंग है। आइए पूरा सुनिएगा, ड्रैग मत कीजिएगा वीडियो को। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द परचेज्ड प्राइस, विच इंक्लूड्स द परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट. For example, if an asset purchased for rupees 1 lakh and spent rupees 10,000 on its installation, therefore the asset will be recorded in the books of accounts at rupees 1,10,000. This concept is historical in nature. For example, if machine purchased rupees 75,000, the purchase price will be remain same for all years to come, though its market value may change. तो दोस्तों कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप असेट को रिकॉर्ड करते हैं उसके परचेज वैल्यू पे। और परचेज वैल्यू किसे कहते हैं? परचेज वैल्यू का मतलब केवल वही कीमत नहीं है जितने रुपए में आपने वो सामान खरीदा है, उसको इंस्टॉल करवाने का या उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस जो आपने बिल्कुल खरीदते ही समय कर दिया है, वो सारे खर्चे उसमें जुड़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं काफ़ी समर्स आ रहे हैं, आप एसी खरीद के लाए हैं घर के लिए। आपने एसी खरीदा मान लीजिए 20,000 रुपये का, और आपने 1,000 रुपये दिए कैरेज के जिस टेम्पो में सामान मंगवाया, और 4,000 रुपये इंस्टॉलेशन के दे दिए। शाम को डैडी घर आते हैं और वो पूछते हैं बेटा कितने रुपए का एसी लगवा लिया? तो आप क्या बोलते हैं? पापा ने पूछा कितने रुपए लग गए, तो आप क्या जवाब देंगे? 20,000? जी नहीं, आप कहेंगे 25,000। आपने ऑलरेडी एसी के साथ उसके सारे इंसिडेंटल खर्चे जोड़ लिए हैं। तो उसी तरीके से अकाउंट्स में भी क्या करते हैं, कोई भी जब फिक्स्ड असेट्स खरीदी जाती है तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है तो उसे ऐड करके रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट थिंग टू नोटिस है ना। सेकंड बात इसी कॉन्सेप्ट में क्या कहती है कि ये हिस्टोरिकल इन नेचर है। यानी अगर आपने उस फर्नीचर को एक या मशीनरी को 25,000 का रिकॉर्ड कर दिया, या मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदी, जैसे कि मैंने फ्लैट लिया 34 लैक्स का, इसमें 1 लाख की स्टैम्प ड्यूटी भी दी, तो ये फ्लैट पड़ा 35 लाख रुपए का। तो ये फ्लैट जो है 35 लाख रुपए का बुक्स में इस साल रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगले कई सालों तक ये 35 लाख ही दिखेगा। चाहे इसकी वैल्यू रियल में मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाए तो भी ये 35 लाख का ही दिखेगा। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। दोस्तों अकाउंट्स के अंदर हिस्टोरिकल वैल्यू ही रिकॉर्ड की जाती है और उसी पे बुक्स में दिखाया जाता है। यानी कि बेशक मार्केट वैल्यू क्योंकि डेली चेंज होती है, तो डेली हम अकाउंट्स के अंदर तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट ही रहती है। तो इसका पूरा नाम कई बार हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अब हम शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि चलिए पहले पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट्स एंड वाइस वर्सा। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, द टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल. For example, a man has started business with cash rupees 50,000. In this transaction, assets cash increases and liabilities capital of owner also increases. This principle is also known as duality principle. Assets equals to liabilities plus capital. This equation states that assets of a business are always equals to the claims of owners and outsider. तो दोस्तों ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा, इससे क्या पता चलता है कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है ना तो उसके दो पहलू होते हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स, उसी तरह हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। आप लोग तो काफ़ी अकाउंट्स पढ़ चुके हैं अब तक, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है कि आपके डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होता है। और सबसे ज़्यादा सुकून हमें कब मिलता है? जब हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, यानी जब हमारे कैपिटल लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो असेट के साइड के टोटल के से मैच हो जाता है, तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट 11th क्लास में ही सिखा दिया गया था कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है ये हमेशा प्रूव होनी चाहिए। ये प्रूव हो गई थी, यानी कि आपकी अकाउंटिंग सही हुई है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इसको और एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये आपको ऑलरेडी बेहतर तरीके से आता होगा। Revenue recognition concept. According to this principle, revenue is considered realized when we receive right to receive revenue. Then it is called revenue is realized. For example, sales made in March and receive amounts in April. Revenue of these sales should be recognized in the month of March. ध्यान से सुनिए, मैंने टाइपिंग एरर कर रखा है, फरवरी नहीं मार्च आएगा यहाँ पे, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड। तो आइए समझते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यानी आय अवगत अवधारणा क्या कहता है। ये कॉन्सेप्ट हमें समझाता है कि कब हम अपनी इनकम को मान ले के रियलाइज हो गई, यानी कब हम अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लें। मान लीजिए मैंने मार्च के महीने में कोई सामान बेचा जिसका पैसा मुझे अप्रैल में मिलेगा, तो मैं कब मानूँ कि मुझे इनकम हुई है, मार्च में या अप्रैल में? पैसे तो मुझे अप्रैल में मिलने हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने माल बेच दिया है और अब आपका पैसे मांगने का हक आपको मिल चुका है, तो आप अपनी इनकम को मार्च में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी इस कॉन्सेप्ट में हम ये सीखते हैं कि आप कभी भी अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं जब आपका पैसे मांगने का हक यानी अपना आपका रेवेन्यू जो राइट टू रिसीव रेवेन्यू है वो आपको मिल गया है, तो आप अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जब आप राम को किसी को उधार में माल बेचते हो तो एंट्री करते हो राम डेबिट टू सेल्स। क्यों करते हो? ये मान लेते हो कि इससे पैसा मिलेगा, अपने सेल को इनकम को क्रेडिट कर लिया, यही मानते हुए कि आपकी इनकम हो गई है। ठीक है, तो ये था रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट. The matching concept states that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenues during that period. In other words, revenue and expenses incurred to earn these revenues must belong to the same accounting period. For example, salary for the month of March paid in April is recorded in the profit and loss account financial year ending 31 March and not in the year when it is realized. Another example is income received in advance. तो दोस्तों मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सिंपल सा है, वर्ड नाम से ही पता चलता है इसके कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आप इस साल के खर्चों को इस साल की इनकम में से माइनस करो। आप अगले साल के खर्चे को इस साल की इनकम में से माइनस नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि मैं यार इस साल के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं तो एक काम करता हूँ थोड़ा सा खर्चा मैं अगले साल ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इस खर्चे को नेक्स्ट ईयर के रिवेन्यू में से माइनस करूँगा। जी नहीं, आपको क्या करना है, इस साल के पीरियड में जो आपने इनकम कमाई है उसमें इस साल के लिए किए गए सभी खर्चों को माइनस कर देंगे। यानी कि आपके एक्सपेंस और इनकम सेम पीरियड के होने चाहिए, ना पिछला साल ना अगला साल। ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट सिखाता है आपको। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. Apart from legal requirements, good accounting practices requires all material and significant information must be disclosed. Financial statements are the basic means of communicating financial information to its users for taking useful financial decisions. This concept states that all material and relevant facts and financial performance must be fully disclosed in financial statements of the business. Disclosure of material information results in better understanding. For example, the reason for low turnover should be disclosed. Another example is contingent liabilities, which is not certain but depends upon result some events like any issue pending in the court. तो दोस्तों फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अकाउंट्स को बनाते समय हमें हर वो छोटी से छोटी बात को डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी कि बताना चाहिए जो किसी भी यूज़र ऑफ अकाउंट्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। तो यानी कि हर वो बात जो किसी अकाउंट्स को देखने वाला जो भी यूज़र ऑफ अकाउंट्स होते हैं उन सब के किसी के एक के भी अगर वो काम की है तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, चाहे वो बैलेंस शीट के अंदर हो चाहे वो बैलेंस शीट के बाहर हो। तो इसमें हमने एक एग्जांपल देखा कि जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ होती है, जैसे मान लो कोई कोर्ट में केस चल रहा है, बेशक ये अभी तक हमारी रियल लायबिलिटी नहीं हुई है कि कोई पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन स्टिल हम बैलेंस शीट के साथ दिखाते हैं ना बाहर। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हो सकता है ये किसी यूज़र ऑफ अकाउंट्स के डिसीजन पे असर डाल दे, वो इन्वेस्ट करे नहीं करे वो अपना डिसीजन उसका है, लेकिन हमें उसे बताना ज़रूरी है। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब आप हर बात ज़रूर बताएंगे। तो आइए देखते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
For example, if an enterprise has adopted straight line method of charging depreciation, then it has to be followed year after year. If we adopt written down value method from second year for charging depreciation, then the financial statements will not be comparable. Consistency eliminates the personal bias, helps in achieving the results that are comparable. However, consistency does not prohibits the change in accounting policies. Necessary changes can be adopted and should be disclosed. तो दोस्तों, consistency concept क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा. लोगों को आधी इंफॉर्मेशन होती है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको है ना हर साल एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए. जैसे कि अगर आप डेप्रिसिएशन के मेथड जानती हैं, SLM, WDV और भी बहुत सारे होते हैं, तो मान लो आपने पहले साल SLM लगाया, तो आप हर साल SLM ही लगाइए. अगले साल WDV लगा दिया, फिर SLM, फिर WDV, ये नहीं चलेगा. कंसिस्टेंसी, एक रूपता ज़रूरी है. इसका क्या फ़ायदा होता है? इससे ये होता है कि है ना आप कंपेयर कर सकते हैं अपने इस साल के रिकॉर्ड्स को पिछले साल से. होता क्या है, लोग है ना अपने ज़रूरत के हिसाब से, वो कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा विंडो ड्रेसिंग, उसमें क्या करते हैं, अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं. इस साल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में फार्मूला यूज़ किया फीफो का, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था. अगली बार लीफो से ज़्यादा दिख रहा था, तो लीफो लगा दिया. ये गलत प्रैक्टिस है. विंडो ड्रेसिंग गलत होती है ना, तो ये गलत है. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको कंसिस्टेंटली हर साल एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसीज रखनी चाहिए. इसके बेनिफिट्स हैं, आप कंपेयर ईजिली कर सकते हैं. अगर दोनों साल पॉलिसी सेम थी तो आप इजीली कंपैरिजन पॉसिबल है, और आपके अकाउंट्स पे ट्रस्ट बना रहता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम अपना एक बार अगर SLM चूज़ कर दिया तो कभी WDV में नहीं जा सकते क्या? अगर एक बार FIFO चूज़ कर लिया तो कभी LIFO नहीं कर सकते क्या? तो इसका जवाब है नहीं. ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता चेंज करने को, यानी रोकता नहीं है. अगर आपको ज़रूरी है, किसी वजह से आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, हमारे यहाँ पे ये सूट नहीं कर रहा, हमें दूसरा लेना चाहिए, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो. बशर्ते आपने अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स जो बैलेंस शीट के साथ बनते हैं उसमें डिस्क्लोज कीजिए कि आपने जो चेंज किया है उसका क्या इफेक्ट आया है और आपने उसे क्यों किया है. तो दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट था. कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादी अवधारणा. This concept takes into consideration all losses but not the anticipated profits. It means profit should not be recorded until it is realized, but all losses are to be recorded in the books. For example, valuing closing stock at cost or market value, whichever is lower. Another example is creating provision for doubtful debts. This concept ensures that the financial statement provides the real picture of the enterprise. दोस्तों, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी सोच यानी पुरानी सोच में, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा और कुछ याद दिलाना चाहूँगा पहले क्या होता था. दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ शायद आप लोगों को ऐसा सुन के कुछ इमेजिनेशन में आ जाए. आपने कभी भी टीवी सीरीज वगैरह में देखा हो, पहले के गाँव में लेडीज़ें क्या करती थी, जब उनके घर में बहू प्रेग्नेंट होती थी तो वो और उन्हें पता चलता था कि घर में लड़की आने वाली है, तो वो बहू को ताने सुना के बहुत परेशान कर देती थी. गली मोहल्ले पड़ोसियों को बोलती थी हमारी ज़िंदगी में तो बस लड़कियां ही लिखी हैं, नुकसान ही लिख रखा है, ऐसा मानती थी और ऐसा कहती रहती थी एक दूसरे को. पूरे गांव भर में ढिंडोरा पीट देती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है वैसी है. लेकिन अगर वहीं उनको पता चल जाता था कि लड़का होने वाला है तो बहू को 9 महीने तक घर में छुपा के रखती थी कि किसी की नज़र ना लग जाए. और जिस दिन लड़का हो जाता था उस दिन खुशी से थाली चम्मच से, आप जो जानती हैं थाली बजाना किसे कहते हैं, थाली बजा के वो पूरी दुनिया भर को थाली पीट के बजाती थी और खुश होती थी, ढिंडोरा पीटती थी कि हाँ हमारे घर में लड़का हुआ है. दोस्तों, इस रूढ़िवादी सोच से आपको कुछ सीखने को मिलेगा जो आप अकाउंट्स पे भी देखेंगे कि वही यहाँ पे भी लागू हो रहा है. सोच रूढ़िवादी है और अकाउंट्स में भी ये रूढ़िवादी सोच अभी तक चल रही है. आइए जानते हैं क्या है. बेटा, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादी सोच क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपका अनुमान है कि आपको नुकसान होने वाला है तो आप उसे अब भी रिकॉर्ड कर लो. नुकसान हुआ नहीं है, होने से पहले ही, घर में बेटी पैदा नहीं हुई है, पैदा होने से पहले गांव भर में ढिंडोरा पीट दिया, सर पकड़ के बैठ गई है, यानी नुकसान को तो होने से पहले ही रिकॉर्ड कर लो. और इनकम
तब तक मत बताओ जब तक हो ना जाए। लड़का जब तक घर में पैदा नहीं हो जाता किसी को बताते तक नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारे डेटर्स का पैसा डूबने वाला है तो हम आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की। ये आप एग्जांपल जानते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है कि हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, इस बात का अनुमान लगाते हुए हम अपना नुकसान को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने प्रोविजन फॉर गुड क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किया है कि आपको लगता है कोई क्रेडिटर सलटने वाला है और उसके बाद उसका पैसे मांगने वाला कोई नहीं है तो प्रोविजन फॉर गुड क्रेडिटर बना देते हैं। एस्टिमेटेड इनकम कभी रिकॉर्ड करी है? जी नहीं। आप लोग लॉटरी, मान लीजिए आपने कोई लॉटरी ली और लॉटरी के आपकी पूरी फुल सेटिंग है कि लॉटरी आपके नाम पे निकलने वाली है, तो क्या लॉटरी के पैसा रियलाइज होने से पहले ही आप श्योर हो कि आपकी इनकम मिलेगी आपको, तो क्या आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे अकाउंट्स में इस आधार पे कि आपको अनुमान है? जी नहीं। अगर रिकॉर्ड कर लिया ना तो पछताओगे। तो अकाउंट्स में क्या किया जाता है, आपकी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आप सभी एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेड इनकम को तब तक रिकॉर्ड मत कीजिए जब तक वो एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए। Materiality concept. This concept states that accounting should focus on material fact. Whether the item is material or not shall depend upon nature and amount involved in it. If the knowledge of any information may affect the decision of a user of account, then it is termed as material information. For example, amount spent on repair of building 5 lakh is material for enterprise having the sales turn of 2 lakh. बट नॉट मटीरियल फॉर एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ऑफ 2 करोड़। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत बारीकी से सुनिएगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मटेरियल वर्ड का मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, यानी कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि हमें हर उस बात को लिखना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हो। अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि कोई वैल्यू किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब जैसे कोई 2 लाख के टर्नओवर वाला इंसान है, उसने अगर कोई 5 लाख रुपए रिपेयर पे खर्च किए हैं तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके लिए 5 लाख रुपए किसी बिल्डिंग पे खर्च हुए हैं तो उनके लिए रिवेन्यू नेचर का भी हो सकता है। तो मैटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब इंपॉर्टेंस होता है। तो हर बिजनेस टू बिजनेस ये वैरी कर सकता है। हर बिजनेस के लिए एक अलग अमाउंट, एक अलग आइटम इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के लिए बारीक बात यही है कि हर किसी को खुद डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से उसे रिवेन्यू या कैपिटल में डिस्क्लोज करना होता है। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।